हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम दर्पण में। तो कैसे हैं सभी लोग? कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कैसे हैं और आप लोगों की परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है। तो समाजशास्त्र की सीरीज़ में आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लास, जो है समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र। जो हमारे जितने भी सोशियोलॉजी से संबंधित जितने भी परीक्षा होती हैं उन सभी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके बिना समाजशास्त्र का लगभग कोई भी टॉपिक इनकम्प्लीट है। इसको पढ़ना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र। ठीक है, तो बने रहिए मेरी पूरी वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। चलते हैं आगे। विषय का परिचय और दो संप्रदाय। हम यहाँ देखेंगे कि जो हमारा समाजशास्त्र विषय है उसको पढ़ने के लिए हमें किन किन चीज़ों को पढ़ना होगा। जिस तरीके से हम देखते हैं कि कोई भी विषय है, उसको विषय को पढ़ने के लिए हमें कुछ कुछ टॉपिक दिए रहते हैं, हमारा चैप्टर दिए रहते हैं। जैसे मान लिया जाए, अगर हमारा यहाँ अगर मान ले हमारा गणित विषय है, ठीक है, तो गणित विषय में हमको पहले से ही पता होता है कि हमें संख्या पद्धति पढ़नी है, हमको प्रतिशत पढ़ना है, ठीक है, हमको औसत पढ़ना है, हमको लाभ और हानि पढ़ना है, हमको साधारण ब्याज पढ़ना है, ठीक वैसे ही हमको मान लिया जाए चक्रवर्ती ब्याज पढ़ना है। ये क्या है? हमारे गणित विषय के अंतर्गत बहुत सारे हैं, ETC अलग अलग हम क्लासेस में जाते हैं, उसके हिसाब से हमारा पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है। उसी प्रकार से जब हम समाजशास्त्र को पढ़ने की बात करते हैं तो समाजशास्त्र में ऐसी कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको पढ़ना हमारे लिए अनिवार्य होता है। तो जब हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र की, तो बहुत सारे जो हमारे समाजशास्त्री हैं, बहुत सारे जो विद्वान हैं, जब समाजशास्त्र बना था सन 1838 ईस्वी में, उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट ये अवधारणा दिमाग में चलने लगी, लोगों के दिमाग में ये विचार आने लगा कि आखिरकार हम समाजशास्त्र के अंतर्गत किन किन चीज़ों का अध्ययन करें। तो बहुत सारे समाजशास्त्रियों के बीच में ये लड़ाई या एक जंग थी कि आखिरकार समाजशास्त्र के अंतर्गत हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करें। तो बहुत सारे जो विचारक हैं वो कहते हैं कि जो समाजशास्त्र हमारा है उसको हमें एक विशिष्ट विज्ञान की तरह पढ़ना चाहिए। जिस तरीके से अर्थशास्त्र है, राजनीति शास्त्र है, इतिहास है, हमारा गणित है, ठीक है, हमारा भौतिक शास्त्र है, दर्शन शास्त्र है, मनोविज्ञान है, उसी की तरह हमारी एक स्पष्ट और विशिष्ट हमारी अध्ययन क्षेत्र की चीज़ें होनी चाहिए। जैसे अगर हम अर्थशास्त्र की बात करें तो उसमें अर्थ की ही बात करते हैं, अगर हम राजनीति शास्त्र की बात करें तो हम राजनीति की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं। तो कुछ संप्रदाय के लोग थे जो वो कहते थे कि समाजशास्त्र में हमें कुछ ही चीज़ों का अध्ययन करना चाहिए। जैसे कुछ कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमें सामाजिक संबंधों का अध्ययन करना चाहिए समाजशास्त्र में, ठीक है। कुछ लोगों का ये मत था कि हम समाजशास्त्र में समाज में रहते हुए उन सभी चीज़ों का अध्ययन हमको करना चाहिए जिनमें एक व्यक्ति समाज में रहते हुए उन चीज़ों का पालन करता है, उनको निभाता है, उनको अपने दिन प्रतिदिन की क्रियाओं में उनका उपयोग करता है। तो ये बहुत सारी इस तरीके से लोगों में आपस में द्वंद्व था, ठीक है। तो एक हमारे समाजशास्त्री आते हैं जिनका नाम है एलेक्स इंकल। एलेक्स इंकल्स ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था व्हाट इज़ सोशियोलॉजी। व्हाट इज़ सोशियोलॉजी पुस्तक में एलेक्स इंकल ने उन सभी समाजशास्त्रियों का
अलग अलग जो विचार था उनको दो भागों में विभाजित कर दिया, जिसे कहते हैं टू स्कूल्स। ठीक है, एक था फॉर्मल स्कूल, दूसरा था सिंथेटिक स्कूल। ठीक है, फॉर्मल स्कूल में जो था स्वरूपात्मक संप्रदाय के लोगों को रखा, वहीं पर हमारा जो दूसरा सिंथेटिक स्कूल था उसको समन्वयात्मक संप्रदाय के अंतर्गत रखा। जो लोग ये मानते थे कि समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान की तरह पढ़ना चाहिए, जैसे कि हम अर्थशास्त्र आदि राजनीति शास्त्र में कुछ विशिष्ट चीज़ों का अध्ययन करते हैं, वैसे ही समाजशास्त्र को एक विशिष्ट अध्ययन की तरह करना चाहिए, विशिष्ट विज्ञान की तरह पढ़ना चाहिए। तो उन लोगों के मतों को यहाँ पर स्वरूपात्मक संप्रदाय के अंतर्गत रखा गया। वहीं जो समाजशास्त्री ये मानते थे कि समाज में रहते हुए एक व्यक्ति हर तरीके की क्रियाएं करता है, अर्थ की बात भी कर रहा है, राजनीति की भी बात कर रहा है, पर्यावरण की बात भी कर रहा है, इतिहास की भी बात कर रहा है, दर्शन शास्त्र की भी बात कर रहा है, मनोविज्ञान की भी बात कर रहा है, लगभग सभी चीज़ों की जब वो बात कर रहा है तो समाजशास्त्र में उन सभी चीज़ों का अध्ययन करना चाहिए। तो वो संप्रदाय के लोग थे समन्वयात्मक संप्रदाय के लोग, जिसे कहते हैं सिंथेटिक स्कूल। ये कहते हैं कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। वहीं स्वरूपात्मक संप्रदाय के लोग कहते हैं कि जो समाजशास्त्र है वो एक विशेष विज्ञान है। ठीक है, तो इनको एलेक्स इंकल ने दो संप्रदायों के अंतर्गत बांट दिया। कौन सी पुस्तक है इनकी? इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है व्हाट इज सोशियोलॉजी। हमारे बहुत सारे एग्ज़ाम्स आते हैं, जब हम स्टेट पीजीटी का एग्ज़ाम देते हैं, जीआईसी का एग्ज़ाम देते हैं, जीडीसी का, एलटी का, असिस्टेंट प्रोफेसर का, यूजीसी नेट जेआरएफ का जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें ये पुस्तक बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। व्हाट इज़ सोशियोलॉजी जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज़ सोशियोलॉजी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो आपको आंसर देना होगा एलेक्स इंकल। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुक है। ठीक है, इसमें जो हमारे स्कूलों को, संप्रदायों को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक है स्वरूपात्मक संप्रदाय फॉर्मल स्कूल, दूसरा है समन्वयात्मक संप्रदाय सिंथेटिक स्कूल। जो स्वरूपात्मक संप्रदाय के लोग हैं वो उनका ये मानना है कि समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान, स्पेशल साइंस है। वहीं समन्वयात्मक संप्रदाय सिंथेटिक स्कूल के लोग मानते हैं, इनका मानना है कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस है। ठीक है, देखिए इन दोनों का जो निष्कर्ष निकल के आता है वो ये है, समाजशास्त्र का एक व्यापक क्षेत्र, समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र व्यापक और परिवर्तनशील है। इसीलिए इसे समझने के लिए दो दृष्टिकोण विकसित किए गए। एलेक्स इंकल कहते हैं कि जो समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है वो बहुत व्यापक है और परिवर्तनशील है, क्योंकि समाज में हमेशा कुछ ना कुछ बदलता रहता है, समाज में हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। कभी भी समाज एक तरीके से टिका हुआ नहीं रह सकता है। ठीक है, लोगों की मानसिक जो सोचने समझने की चीज़ें हैं समय के साथ बदलती रहती हैं। जो प्राचीन टाइम में लोग जो सोचते थे, समझते थे, जैसा दृष्टिकोण था, आज शायद आधुनिक समाज में वैसा दृष्टिकोण एकदम बदल चुका है। लोगों की जो सोचने की चीज़ें थी वो पहले बिल्कुल डिफरेंट थी, आज बिल्कुल डिफरेंट है। तो वही एलेक्स इंकल कहते हैं कि समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र व्यापक और परिवर्तनशील है, इसीलिए इसे समझने के लिए दो दृष्टिकोण विकसित किए गए, जिसमें से एक है स्वरूपात्मक संप्रदाय, दूसरा है समन्वयात्मक संप्रदाय। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा स्वरूपात्मक संप्रदाय के बारे में पढ़ लेते हैं हम। स्वरूपात्मक संप्रदाय के लोग क्या कहते हैं और उनका क्या दृष्टिकोण है। जैसा कि मैंने अभी बताया है, स्वरूपात्मक संप्रदाय के लोग समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाना चाहते थे। वहीं हमारा जो समन्वयात्मक संप्रदाय है वो लोग समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाना चाहते थे। अभी हम उसको एक बार देख लेते हैं। स्वरूपात्मक संप्रदाय के लोगों का मुख्य विचार क्या था। इस विचारधारा के समर्थकों का मानना है कि समाजशास्त्र को राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र या इतिहास की तरह एक स्वतंत्र और विशेष विज्ञान होना चाहिए। जिस प्रकार से हमारा अर्थशास्त्र है, राजनीति शास्त्र है, इतिहास है, वो एक पर्टिकुलरी चीज़ का हमारा अध्ययन करता है, उसी प्रकार से स्वरूपात्मक संप्रदाय के लोग कहते हैं जो हमारा समाजशास्त्र है
उसको भी एक विशेष विज्ञान होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने अपना तर्क दिया था कि जो हमारा समाजशास्त्र है वो एक विशिष्ट विज्ञान क्यों होना चाहिए, उसके बारे में उन्होंने अपना लॉजिक लगाया था, तर्क लगाया था। उन्होंने कहा था कि यदि समाजशास्त्र पूरे समाज का एक साथ अध्ययन करने लगेगा तो ये अन्य विषयों की खिचड़ी बन जाएगा और इसका वैज्ञानिक अध्ययन संभव नहीं होगा। ये कहते हैं कि अगर समाजशास्त्र के अंतर्गत हम सभी चीज़ों का अध्ययन करेंगे तो ये एक खिचड़ी जैसा बन जाएगा। जैसे खिचड़ी हम क्या करते हैं, खिचड़ी बनाते हैं तो उसमें सारी चीज़ें, सारी सब्जियां, दालें वगैरह डाल के एक नई रेसिपी तैयार कर देते हैं। ठीक है, वैसे ही जो स्वरूपात्मक संप्रदाय के लोग हैं, फॉर्मल स्कूल के जो लोग हैं, वो कहते हैं कि अगर हम समाजशास्त्र के अंतर्गत सभी चीज़ों का अध्ययन करने लगेंगे तो वो एक खिचड़ी बन जाएगा। ठीक है, वो उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण एकदम बदल जाएगा। इन्होंने ये तर्क दिया था। ये कहते हैं कि इसीलिए ये संप्रदाय समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों की सामग्री, कंटेंट के बजाय उनके स्वरूपों, फॉर्म्स का अध्ययन करने पर बल देता है। ये कहते हैं कि समाजशास्त्र के अंतर्गत हमें उस सामग्री का अध्ययन नहीं करना चाहिए, सामग्री का अध्ययन ना करके हमें उसके स्वरूप का अध्ययन करना चाहिए कि वो कैसा है। जैसे कि मान लिया जाए एक कांच का गिलास है, कांच का गिलास हमेशा कांच का गिलास ही रहेगा उसमें, लेकिन हम सामग्री, कभी हम पानी उसमें भर के पी सकते हैं, कभी हम चाय पी सकते हैं, कभी हम जूस पी सकते हैं। ठीक है, कभी हम दूध भी पी सकते हैं, कभी हम छाछ भी पी सकते हैं। जो सामग्री है वो हमेशा बदलती रह सकती है, लेकिन उसका गिलास का जो स्वरूप है, कांच का गिलास, वो कभी नहीं बदलेगा। इनका कहने का मतलब यही है कि हमें उसके स्वरूप का अध्ययन करना चाहिए, ना कि सामग्री का। ठीक है, सारांश, यह संप्रदाय समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान मानता है जो सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है, ना कि उनकी सामग्री का। ठीक है, सामग्री बदलती रहती है, जैसे एक समाज है, समाज में व्यक्ति हमेशा बदलते रहते हैं, लेकिन समाज का जो स्वरूप है वो हमेशा एक समान रहेगा। उनका कहने का मतलब ये है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम पढ़ते हैं कि जो हमारा स्वरूपात्मक संप्रदाय है उसके जो विचारक हैं वो कौन कौन है। इनमें हम सबसे प्रमुख पढ़ते हैं जॉर्ज सिमेल। ये स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। मैंने एक ट्रिक बताई थी आप लोगों को स्वरूपात्मक संप्रदाय की, क्योंकि इससे बहुत सारे जो समाजशास्त्री हैं वो जुड़े हुए हैं, उनका विचार स्वरूपात्मक संप्रदाय की तरफ है। बहुत सारे जो विचारक हैं, बहुत सारे जो समाजशास्त्री हैं वो मानते हैं कि ये समन्वयात्मक संप्रदाय है, तो इनको याद करना मुश्किल हो जाता है कि कौन से समाजशास्त्री स्वरूपात्मक से संबंधित हैं, कौन से समाजशास्त्री हमारे समन्वयात्मक से संबंधित हैं। तो मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, उस ट्रिक के माध्यम से हमने याद किया था कि जो स्वरूपात्मक संप्रदाय के लोग हैं उनको याद करना आसान हो जाता है। तो उसी से संबंधित हैं जॉर्ज सिमेल, जो स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ठीक है, ये बताते हैं कि जो स्वरूपात्मक संप्रदाय है उसका अध्ययन क्षेत्र क्या होना चाहिए। ठीक है, वो कहते हैं, इन्होंने कहा है कि सामाजिक संबंधों के स्वरूपों जैसे अनुकरण, इमिटेशन, सहयोग, कोऑपरेशन, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, ठीक है, प्रभुत्व, अधीनता और श्रम विभाजन का अध्ययन करने पर जोर दिया जाए। ये कहते हैं कि जो समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है उसके अंतर्गत हमें अनुकरण, सहयोग, प्रतिस्पर्धा, प्रभुत्व, अधीनता और श्रम विभाजन का अध्ययन करना चाहिए। इसके अलावा और चीज़ों का अध्ययन नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, इनके बीच की अंतःक्रियाओं को हमें अध्ययन करना चाहिए। सिमेल ने समाजशास्त्र के 3 भेद बताए हैं। इन्होंने बताया है जब हम समाजशास्त्र का अध्ययन करते हैं, समाजशास्त्र को भी हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। इन्होंने जॉर्ज सिमेल ने बताया है, उन्होंने कहा एक तो हमारा सामान्य समाजशास्त्र है, दूसरा हमारा विशुद्ध या स्वरूपात्मक संप्रदाय है, समाजशास्त्र है, और तीसरा हमारा है दार्शनिक समाजशास्त्र। ये कहते हैं कि जो समाजशास्त्र है उसके 3 टाइप्स हैं, जिसमें हम सामान्य अगर समाजशास्त्र की बात करें तो उसके अंतर्गत हम ऐतिहासिक सामाजिक स्वरूपों का अध्ययन करते हैं। जो चीज़ें इतिहास में हो चुकी हैं
जो समाज में जो इतिहास में हो चुकी हैं उसका अध्ययन जब हम करते हैं तो हम करते हैं सामान्य समाजशास्त्र, ऐतिहासिक सामाजिक स्वरूपों का अध्ययन हम सामान्य समाजशास्त्र के अंदर करते हैं। वही हम विशुद्ध या स्वरूपात्मक संप्रदाय की बात करें तो सामाजिक स्वरूपों का अध्ययन, जो ये जॉर्ज सिमेल कहते हैं वो इम्पॉर्टेंट हमारा यही है, स्वरूपात्मक संप्रदाय। ठीक है, समाजशास्त्र के अंतर्गत इसी चीज़ को रखा गया है सिमेल के द्वारा। वही है हमारा दार्शनिक समाजशास्त्र। ये कहते हैं ज्ञानात्मक और तात्विक पक्षों का अध्ययन हमारा दार्शनिक समाजशास्त्र के अंतर्गत होना चाहिए। ठीक, इस प्रकार सिमेल ने समाजशास्त्र के अध्ययन को स्वरूपों की दृष्टि से देखने पर बल दिया, जो स्वरूपात्मक संप्रदाय का मुख्य आधार था। ये स्वरूपात्मक संप्रदाय की बात करते हैं, कहते हैं कि समाजशास्त्र के अंतर्गत हमें स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए, ना कि उसकी सामग्री का। ठीक, आगे हम पढ़ते हैं मैक्स वेबर, जो सामाजिक क्रिया का सिद्धांत दिया था उन्होंने। जब हम मैक्स वेबर की बात करते हैं, ये भी हमारे स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित है। ये कहते हैं कि इनका मुख्य विचार जो है, वेबर ने समाजशास्त्र को सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ सोशल एक्शन माना है। इन्होंने कहा है कि जो समाजशास्त्र में हमें अध्ययन करना चाहिए वो सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करना चाहिए, और सामाजिक क्रियाओं के अंतर्गत भी हमें उन क्रियाओं का अध्ययन करना चाहिए जिनका कोई मतलब हो, जिनका कोई मीनिंग हो। बिना मीनिंग की, बिना मतलब की सामाजिक क्रियाओं का हमें समाजशास्त्र के अंतर्गत कोई अध्ययन नहीं करना चाहिए। जिसका कोई मतलब है उसी का अध्ययन करना है हमें। इनके द्वारा सामाजिक क्रिया आखिर है क्या, वो देख लेते हैं। वेबर के अनुसार हर काम या क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं होती है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। समाज में रहते हुए एक व्यक्ति बहुत सारी क्रियाएं करता है, लेकिन सारी क्रियाएं हमारी जो है वो सामाजिक क्रिया नहीं होती है। जैसे एक व्यक्ति समाज में रहते हुए खाना भी खा रहा है, दौड़ भी रहा है, पढ़ भी रहा है, ये सब क्या है, क्रियाएं हैं, लेकिन सभी क्रियाएं सामाजिक क्रियाएं नहीं होती है। सामाजिक क्रिया समाजशास्त्र में वेबर के द्वारा उन्हीं को कहा गया है जिसका कोई मतलब होना चाहिए। ठीक है, केवल वही व्यवहार या क्रिया सामाजिक क्रिया कहलाती है जो अर्थपूर्ण, मीनिंगफुल हो, यानी कर्ता, काम करने वाला, उसके पीछे कोई खास उद्देश्य या अर्थ समझता हो। जैसे कि दूसरों से प्रभावित हो, जो व्यवहार समाज के अन्य व्यक्तियों की क्रियाओं को देखकर या उन्हें ध्यान में रखकर किया जाता है। जैसे कि हम पर्सनली कोई काम कर रहे हैं, हो तो वो क्रिया रही है, लेकिन वो सामाजिक क्रिया नहीं होगी। सामाजिक क्रिया वही होगी जिसका और लोग भी कोई मतलब निकालते हों। हम कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारी सिर्फ पर्सनली ना होकर लोगों से भी रिलेट करती हो, उस क्रिया को उन्होंने क्या कहा है, सामाजिक क्रिया। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, वो सामाजिक क्रिया नहीं होगी, क्योंकि अचानक से कोई दो व्यक्ति आ रहे हैं, टकरा जा रहे हैं, ठीक है, टकरा गए, हुई तो क्रिया है ना, लेकिन वो सामाजिक क्रिया नहीं होगी तब तक जब तक वो दोनों व्यक्ति आपस में कोई वार्तालाप ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें या कुछ ना करें। अगर मान लिया जाए दोनों की लड़ाई हो गई, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, वो अलग अलग चले गए, तो कोई क्रिया नहीं हुई। यहाँ पर अगर दो साइकिल सवार आपस में टकरा जाएं और बिना कुछ बोले चले जाएं तो ये केवल एक दुर्घटना होगी, सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंट माना जाएगा, उसको सामाजिक क्रिया नहीं मानी जाएगी। लेकिन सामाजिक क्रिया हम कब मानेंगे, जब बहस या मदद, लेकिन अगर टकराने के बाद वे आपस में बहस करते हों या एक दूसरे की मदद करते हैं तो यह सामाजिक क्रिया है, क्योंकि यहाँ दोनों का व्यवहार एक दूसरे से प्रभावित हो रहा है और इसका एक अर्थ है। जब हम अकेले कोई काम कर रहे हैं वो हमारी पर्सनल क्रिया है, लेकिन जिस क्रिया से किसी दूसरे को भी फर्क पड़ रहा है, दूसरा भी उससे प्रभावित हो रहा है, या हम किसी की मदद कर रहे हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो उसको सामाजिक क्रिया कहा गया है मैक्स वेबर के अनुसार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं सोरोकिन की आलोचना। जब
स्वरूपात्मक संप्रदाय के लोगों ने अपना अपना मत दिया, कहा कि समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाना चाहिए। तो सोरोकिन उनकी आलोचना करते हुए कुछ चीज़ें कहते हैं, उसको हम पढ़ रहे हैं। वो कहते हैं जिन संबंधों का अध्ययन पहले से होता है, अध्ययन में जैसे पॉलिटिकल साइंस एंड लॉ, जैसे राजनीति शास्त्र, कानून शास्त्र में अध्ययन। देखो, राजनीतिक शास्त्र में हम कानून शास्त्र का अध्ययन करते हैं। ये विशिष्ट विषय पहले से ही मौजूद है। जो हमारे स्वरूपात्मक संप्रदाय के लोग हैं, जो कहते हैं कि हमें इन चीज़ों का जो है स्पेशल तरीके से अध्ययन करना चाहिए। सोरोकिन कहते हैं कि अगर हम राजनीति शास्त्र का अध्ययन करें तो ये पहले से ही हमारा कानून या राजनीति शास्त्र में इसका अध्ययन किया जा रहा है, तो इसमें नया क्या है। ठीक है, इनका जो अध्ययन का क्षेत्र है वो बहुत ही ज़्यादा संकुचित या नैरो स्कोप है, बहुत ही ज़्यादा संकुचित है, और हम समाज में रह के इन सारी चीज़ों को कर रहे हैं, है ना। केवल स्वरूपों तक सीमित रहने से विकास, प्रगति और सामाजिक व्यवस्था जैसे मुख्य विषय छूट जाते हैं। यहाँ इन्होंने कहा है हम सिर्फ और सिर्फ किसी भी सब्जेक्ट के स्वरूप की बात करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं, जैसे कि विकास है, प्रगति है, सामाजिक व्यवस्था, ये सारी चीज़ें छूट जाएंगी अगर हम सिर्फ और सिर्फ स्वरूप की बात करें। ये कहते हैं कि स्वरूप, फॉर्म और अंतर्वस्तु, कंटेंट, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं, बल्कि स्वरूप और अंतर्वस्तु दोनों आपस में गहराई तरीके से जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक दूसरे पर आश्रित हैं स्वरूप और अंतर्वस्तु। इन दोनों को अलग अलग करके पढ़ना बहुत मुश्किल है, इन दोनों को अलग अलग करके पढ़ना नहीं चाहिए, बल्कि हमको दोनों को एक साथ मिलके पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये सामाजिक पक्षों की उपेक्षा। ठीक है, समाज के सभी पहलू, आर्थिक, राजनीतिक आदि आपस में जुड़े हैं, एक चीज केवल अलग से नहीं पढ़ी जा सकती, इसीलिए ये विचार व्यावहारिक रूप से अधूरा है। ये कहते हैं कि आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, ये सब आपस में इंटर रिलेटेड है, ये कोई अलग चीज नहीं है, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। अगर हमारा अर्थ प्रभावित होगा तो हम समाज में बहुत सारी चीजें नहीं कर पाएंगे, और हमारा सामाजिक स्थिति ही प्रभावित हो गई तो हमारी सांस्कृतिक स्थिति से राजनीतिक स्थिति, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। इनमें से अगर हम किसी एक चीज़ का अध्ययन करेंगे, एक ही चीज़ पे बात करेंगे, तो बाकी चीज़ों की बात कौन करेगा। इसीलिए समाज में रहने के साथ साथ हमें सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर एक परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो उसकी सामाजिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं हो पाएगी, क्योंकि आजकल अर्थ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर उसके पास अच्छा पैसा है तो वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा, ठीक है, और अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा तो वो समाज में एक उच्च पद पे पहुंच सकता है। इसीलिए सारी चीज़ें आपस में इंटरडिपेंडेंट है, आपस में जुड़ी हुई हैं। ये कहते हैं कि स्वरूपात्मक संप्रदाय ने समाजशास्त्र का दायरा बहुत सीमित, नैरो कर दिया है और सामाजिक जीवन के वास्तविक व व्यवहारिक पक्षों की अनदेखी की गई है। जो सामाजिक जीवन के वास्तविक और व्यवहारिक पक्ष हैं स्वरूपात्मक संप्रदाय में, उन चीज़ों को अनदेखा कर दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ स्वरूपों की बात करके। ये सोरोकिन आलोचना करते हैं स्वरूपात्मक संप्रदाय की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ते हैं समन्वयात्मक संप्रदाय। जैसे कि मैंने अभी बताया है कि स्वरूपात्मक संप्रदाय विशिष्ट समाजशास्त्र की बात करते हैं, वहीं हमारा समन्वयात्मक संप्रदाय के लोग जो हैं, सिंथेटिक स्कूल के लोग जो हैं, वो समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस संप्रदाय स्कूल ऑफ थॉट का मानना है कि समाजशास्त्र केवल समाज के किसी एक छोटे या खास हिस्से का अध्ययन नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज का एक सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडी है। इस संप्रदाय के लोगों में आते हैं सोरोकिन, जो इसके प्रवर्तक हैं। इन्होंने ही स्वरूपात्मक संप्रदाय की आलोचना की है।
हाउस, गिन्सबर्ग, मोटवानी, वार्ड, दुर्खीम, ग्रीन और गिडिंस और भी हैं जो इस स्कूल ऑफ थॉट से रिलेट हैं। ठीक है, अभी हम इन लोगों की बात करते हैं। इनका उद्देश्य है कि समाजशास्त्र को एक ऐसा सामान्य विज्ञान या जर्नल साइंस बनाना है जो पूरे समाज को एक साथ और उसकी समग्रता में समझ सके। समन्वयात्मक संप्रदाय के जितने भी लोग हैं, जितने समर्थक हैं और इनके प्रवर्तक सोरोकिन, इनका एक ही मकसद था कि समाजशास्त्र के अंतर्गत पूरे समाज का अध्ययन करना चाहिए। किसी एक विशिष्ट चीज़ का अध्ययन करना इनकी अवहेलना होगी। इसीलिए इन्होंने पूरी समग्रता और पूरे समाज के अध्ययन पर बल दिया। आगे बढ़ते हैं। हमारा समाज की प्रकृति सावयवी। देखिए, जो समन्वयात्मक संप्रदाय के लोग हैं वो कहते हैं कि हमारा जो समाज है वो एक शरीर की तरह है। जैसे कि हमारा अगर शरीर है, उसके शरीर के अलग अलग अंग हैं। सभी अलग अलग अंग मिलकर क्या बना रहे हैं? एक पूरा शरीर बना रहे हैं, पूरी बॉडी बना रहे हैं। अगर हमारे शरीर के किसी एक अंग में अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो हमारा पूरा शरीर प्रभावित होता है। अगर मान लिया जाए हमारा सर दर्द कर रहा है तो हमारे शरीर की पूरी क्रियाएं, जितनी भी गतिविधियां वो प्रभावित होंगी। अगर हमारे हाथ में प्रॉब्लम हो जाए, हाथ में चोट लग जाए, तो हम और भी चीज़ें नहीं कर पाएंगे। हाथ में, पैर में, अगर हमारे आंतरिक अंगों की बात करें, हमारा लीवर है, अमाशय है, हमारे आते हैं, अगर इनमें कहीं प्रॉब्लम हो जाती है तो हमारा पूरा शरीर क्या होता है? काम करने में प्रॉब्लम होने लगती है, हम पूरी तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। तो इनका मतलब यही है कि जो समाज है वो प्राकृतिक सावयवी की तरह है, ऑर्गेनिक की तरह है। कि जब हम समाज की बात करते हैं, समाज के जो अलग अलग अंग हैं, ठीक है, अगर उन अंगों में किसी एक में प्रॉब्लम हो जाती है तो पूरा समाज प्रभावित होता है। इसीलिए समन्वयात्मक संप्रदाय के लोग कहते हैं कि जो हमारा समाज है वो सभी अंगों से मिलकर बना है और हर अंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। अगर हम अपने शरीर की बात करें, हमारे शरीर में हर एक छोटे से छोटे अंग का एक स्पेशल काम है। ठीक है, उनका एक अलग प्रकार है। तो हर चीज़ को इग्नोर ना करके उन सबको इम्पॉर्टेंस देनी चाहिए। किसी एक चीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए। सभी की इम्पॉर्टेंस हमारी एक बराबर है। वैसे ही ये भी कहते हैं कि समाज की प्रकृति जो है वो सावयवी है, एक प्राणी की तरह है, एक इंसान की तरह है। जिस तरीके से हमारा शरीर है सब अंगों से मिलकर पूरा काम करता है, उसी तरीके से हमारा जो समाज है सारे अंगों से, सारी संस्थाओं से, सब चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। उनमें सभी चीज़ की बराबर इम्पॉर्टेंस है। ये कहते हैं समाज की प्रकृति एक जीवधारी की तरह सावयवी है। सावयवी का मतलब है यहाँ पर जिस तरह मनुष्य का शरीर अलग अलग अंगों से मिलकर बनता है और सारे अंग एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, जैसे कि हाथ, पैर, दिल, दिमाग, ठीक उसी तरह समाज भी अपने अलग अलग अंगों से मिलकर बनता है। जैसे कि हम समाज के अंगों की बात करें तो हमारे समाज के अंग हैं जैसे आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक। ये सब क्या हैं? हमारे समाज के अंग हैं। जिस तरीके से हमारे एक इंसान के शरीर में ढेर सारे अंग एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, उसी तरीके से समाज में रहते हुए अर्थ, संस्कृति, राजनीति, धर्म, ये सब आपस में मिलकर काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं इन सभी का प्रभाव, इम्पैक्ट क्या पड़ता है एक शरीर पे। ठीक है, एक समाज पे इन चीज़ों का क्या प्रभाव पड़ता है। यदि शरीर के एक अंग में दर्द या बदलाव होता है तो पूरा शरीर प्रभावित होता है, शरीर अस्वस्थ हो जाता है। ठीक वैसे ही यदि समाज के किसी एक पक्ष में बदलाव आता है तो उसका असर समाज के बाकी सभी पक्षों पर पड़ता है। अगर हमारी अर्थव्यवस्था में बदलाव होता है तो हमारी शिक्षा में भी परिवर्तन होगा, परिवार में भी परिवर्तन होगा, हमारी संस्कृति में भी परिवर्तन होगा। देखिए, अगर किसी भी परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है, बहुत ज़्यादा निम्न है, निम्न स्तर पर आती है उसकी सामाजिक स्थिति में, हम उसकी आर्थिक स्थिति, और कहीं वो सरकारी नौकरी करने लग जाए या उसकी लॉटरी लग जाए, उसके पास ढेर सारा धन आ जाए, तो वो क्या करेगा? अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा, उसकी पारिवारिक स्थिति अच्छी हो जाएगी
उसकी सांस्कृतिक स्थिति सही हो जाएगी। संस्कृति क्या होती है? रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, रीति रिवाज, प्रथा, परंपराएं, उन सब चीज़ों में परिवर्तन होने लगेगा, क्योंकि संस्कृति हमारा रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, ये सब हमारी क्या है? संस्कृति है। ठीक है, इन सब में परिवर्तन आ जाएगा। किसी के पास अच्छा पैसा होगा तो वो सोचेगा अच्छे से अच्छी चीज़ें खरीदें, अच्छे से अच्छी चीज़ें हम खाने की कोशिश करें। ठीक है, अगर पैसा ज़्यादा है तो वो सोचेगा कि मैं इतनी अच्छी शिक्षा प्राप्त करूं ताकि मुझे मेरी पारिवारिक स्थिति अच्छी हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अन्य सामाजिक विज्ञानों से अलग क्यों? समाजशास्त्र की आवश्यकता। देखिए, जब हम पढ़ते हैं कि हमारा समाजशास्त्र और जो हमारे विज्ञान हैं उनसे अलग कैसे है, उसके हिसाब से जब हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र केवल धन या व्यापार और पैसे का अध्ययन करता है, वहीं राजनीति शास्त्र केवल सत्ता, सरकार, शक्ति का अध्ययन करता है, इतिहास अतीत की घटनाओं या पुराने समय का अध्ययन करता है। वहीं अब हम समाजशास्त्र की बात करें, समाजशास्त्र की जरूरतें और समग्र दृष्टिकोण देखते हैं कि सामाजिक जीवन की सभी सामान्य आवश्यकताएं संपूर्ण समाज को एक साथ समझना है। हम यहाँ पर एक साथ रहते हुए सभी चीज़ों की बात कर रहे हैं, और इस विषय की बात करें तो ये स्पेशल चीज़ों की बात कर रहा है। ठीक है, और हमारा जो समाज है, समाज में रहते हुए हम सभी तरीके की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम अब देखते हैं हाव भाव का दृष्टिकोण। जो हमारे हाव भाव है वो भी एक समाजशास्त्री है, और उनका जो दृष्टिकोण है वो भी एक समन्वयात्मक दृष्टिकोण है। वो भी समन्वयात्मक संप्रदाय से रिलेट हैं। ठीक है, और वो क्या कहते हैं उनकी बातों को देखते हैं। हाव भाव के अनुसार समाजशास्त्र का मुख्य काम, वो कहते हैं कि जो हमारा समाजशास्त्र है वो एक छतरी के समान है, जिसके अंतर्गत लगभग सभी चीज़ें आती हैं। इनमें आर्थिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष और सामाजिक पक्ष, ये सभी और पूरे समाज का संपूर्ण अध्ययन करता है। समाजशास्त्र एक छतरी के समान है, छतरी के समान, और उसके अंतर्गत ही सारी चीज़ें आती हैं, क्योंकि समाज में रहते हुए एक व्यक्ति सभी चीज़ों की बात करता है। ठीक है, ये कहते हैं कि सार तत्वों का पता लगाना सभी सामाजिक विज्ञानों के मुख्य और साझा निचोड़ है। ठीक है, सार तत्वों का, सभी तत्वों का पता लगाना ही सामाजिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, जिसमें अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, सभी लोग इसी बहस में हैं कि स्पेशल विज्ञान बनाया जाए या सामान्य विज्ञान बनाया जाए। तो स्पेशल विज्ञानों का भी सबने लगभग एक जैसा ही एग्जाम्पल दिया है। जितने भी दोनों संप्रदाय के जितने भी समाजशास्त्री, जितने भी विद्वान हैं, उन्होंने सेम लगभग सभी का एक जैसा एग्जाम्पल दिया है। ये कहते हैं कि सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन करना, सामान्य नियम और निष्कर्ष निकालना हमारा समाजशास्त्र का एक मुख्य कार्य है। ये नियमों को जनरलाइज करते हैं और नियमों का सामान्य निष्कर्ष निकालते हैं। ये कहते हैं कि समन्वय स्थापित करना, अलग अलग सामाजिक विज्ञानों को आपस में जोड़ना हमारे समाजशास्त्र का कार्य है। कहते हैं कि समन्वय स्थापित करना, सभी चीज़ों में, इन सभी चीज़ों में समन्वय स्थापित करना हमारे समाजशास्त्र का मुख्य कार्य है। इनका जो निष्कर्ष है वो कहते हैं कि समन्वयात्मक संप्रदाय जो है समाज को टुकड़ों में नहीं समझता, बल्कि इसको एक समग्र रूप में समझने की कोशिश करता है। ये हमारे हॉबहाउस महोदय जी का कथन है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारे समन्वयात्मक संप्रदाय के एक मुख्य समाजशास्त्रियों की बात की जाए तो उनमें एमाइल दुर्खीम का नाम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो एमिल दुर्खीम है वो अपने थॉट्स को समन्वयात्मक संप्रदाय के अंतर रखते हुए कहते हैं कि जो हमारा समाजशास्त्र है, पहले उसको एक विशिष्ट विज्ञान बन के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने के बाद ही हम उसको सामान्य विज्ञान बनाते हैं। ठीक है, देखते हैं इनका। एमाइल दुर्खीम सिद्धांत का
मूल्य विचार। ये कहते हैं कि समाज को एक संपूर्ण इकाई, इन्होंने समाज को एक संपूर्ण इकाई माना है। इमाइल दुर्खीम ने दो चीज़ों की जो बात की है, जिसमें है एक समाज और दूसरा है व्यक्ति। ये कहते हैं कि जो समाज है वो अपने आप से जन्मा है, स्वतः जन्मा है, सुई जेनेरिस है। इसको ये समाज को ये इम्पॉर्टेंट मानते हैं, समाज को मुख्य मानते हैं, और वहीं व्यक्ति को ये गौड़ मानते हैं। कहते हैं कि जो समाज है वो कभी नहीं बदलता है और जो व्यक्ति है वो हमेशा बदलता रहता है। व्यक्ति समाज में जन्म लेता है, ठीक है, रहता है, जीवन यापन करता है, परिवार बनाता है, नातेदारियां बनाता है, सारी जो संस्थाएं हैं उनमें भाग लेता है। ज़रूरी नहीं है कि सारी संस्थाओं में, लेकिन लगभग सभी संस्थाओं में वो भाग लेता है, अपना जीवन यापन करता है, जितने भी चीज़ें हैं, क्रिया प्रतिक्रिया हैं, उसमें भाग लेता है, अंततः वो मर जाता है, ठीक है। लेकिन क्या है, समाज कभी नहीं बदलता है। समाज, जो सोसाइटी है, वो कंटिन्यू बनी रहती है। इसीलिए दुर्खीम समाज को इम्पोर्टेंस देते हैं और व्यक्ति को समाज के बाद रखते हैं। समाज को इन्होंने सुई जेनेरिस कहा है। समाज को सुई जेनेरिस या स्वतः जन्मा, ठीक है। और जो इमाइल दुर्खीम है, जिसको इंग्लिश में एमिल डर्काइम भी कहते हैं, क्योंकि जो हमारी किताबें हैं उनमें जो हिंदी का उच्चारण दिया हुआ है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। किसी का नाम कुछ रख देते हैं, किसी का मतलब थोड़ा थोड़ा जो उच्चारण है उसको अलग अलग तरीके से हिंदी में किया गया है। इमाइल दुर्खीम, एमिल डर्काइम, इन्होंने सामाजिक तथ्य की बात की है, सोशल फैक्ट की बात की है। सोशल फैक्ट जिनमें उन्होंने बाह्यता और बाध्यता की बात की है। उन्होंने कहा है जो हमारे सोशल फैक्ट्स हैं वो मनुष्य से बाह्य हैं, उस पे मनुष्य का कोई जोर नहीं है। यहाँ तक कि जो सोशल फैक्ट हैं, सामाजिक प्रतिनिधान की बात की है। उन्होंने कहा है कि जो हमारे सोशल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो समाज के द्वारा ही बनाए गए हैं, लेकिन व्यक्ति पर वो अपना इम्पैक्ट डालते हैं। व्यक्ति उनको ना चाहते हुए भी उनको एक्सेप्ट करता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा है, ठीक है, वो एक सामूहिक प्रतिनिधान है, हम उसको सम्मान देते हैं। एक व्यक्ति, अकेले किसी एक व्यक्ति ने उसको नहीं बनाया है, वो सामूहिक चेतना का प्रतीक है। हमारा राष्ट्र ध्वज है, राष्ट्रगीत की बात करें, राष्ट्रगान की बात करें, प्रत्येक व्यक्ति उसको सम्मान देता है, ना चाहते हुए भी उसको सम्मान देना ही होगा, क्योंकि वो हमारे समाज में एक बाह्य तरीके से बाध्यकारी है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इमाइल दुर्खीम क्या कहते हैं। इमाइल दुर्खीम का सिद्धांत का मूल विचार है कि समाज को एक संपूर्ण इकाई मानते हैं। समाज के विभिन्न अंग जैसे धर्म, कानून, नैतिकता, अर्थशास्त्र, परिवार परस्पर जुड़े हुए हैं। लेकिन देखिए, जितने भी लोग समन्वयात्मक संप्रदाय के लोग हैं वो यही बात कहते हैं कि समाज में जितनी भी चीज़ें हैं, धर्म है, कानून है, नैतिकता है, अर्थशास्त्र है, जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या है, आपस में परस्पर जुड़े हुए हैं। ये चीज़ आप लोग भी जानते होंगे, समाज में रहते हुए आप लोग का भी यही दृष्टिकोण होगा। ये चीज़ें बचपन से देखते हुए आए हैं कि हम जब समाज में रहते हैं तो ये सभी चीज़ें क्या हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं, ठीक है। किसी एक विशिष्ट पहलू तक सीमित रहना अनुचित है, किसी एक चीज़ की बात करना अनुचित है, ये इमाइल दुर्खीम कहते हैं, ठीक है। समग्र अध्ययन पर बल देते हैं। ये कहते हैं इस संप्रदाय के अनुसार समाज शास्त्र का कार्य समाज के विभिन्न अंगों के संबंधों, इंटर रिलेशंस और अंतःक्रियाओं का समग्र रूप से अध्ययन करना ही, जो क्या है, समग्र अध्ययन करना ही समाज शास्त्र का मुख्य कार्य है, ठीक है।
ये जो है वो व्यापक और व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करता है, जो हमारा समाजशास्त्र है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं दुर्खिम का सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशंस। जो हमारा सामूहिक प्रतिनिधान है, इनकी एक अवधारणा है दुर्खिम की सामाजिक तथ्य का सिद्धांत, सामाजिक तथ्य की बात करते हैं ये, सोशल फैक्ट की। सोशल फैक्ट जो है वो एक व्यापक अवधारणा है जिसके अंतर्गत ही हम सामूहिक प्रतिनिधित्व की बात करते हैं। देखिए, जो सोशल फैक्ट हैं वो एक व्यापक अवधारणा है, उसी के अंतर्गत हम उन चीज़ों को सामूहिक प्रतिनिधित्व, जैसे कि सामूहिक रूप से लोगों ने उन चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी है। अलग अलग एक व्यक्ति किसी भी एक चीज़ को इम्पोर्टेंस देगा तो उसकी कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं रह जाएगी बाकी लोगों की नज़रों में। जब हम समाज में रहते हुए किसी एक चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं तो सभी लोग उसको मानते हैं। जैसे देखा जाए, अगर हम किसी भी प्रथा या परंपरा की बात करते हैं तो जो आज प्रथाएं और परंपराएं चली आ रही हैं वो समाज में पहले से विद्यमान है। और वो कैसे विद्यमान है? लोगों की जो सामूहिक चेतना और विचार के द्वारा वो परंपराएं चली आ रही हैं और आज भी व्यक्ति उसको मान रहा है। वो सामूहिक प्रतिनिधित्व है। ठीक है, देखिए, दुर्खिम के अनुसार समाज केवल व्यक्तियों का योग, सम ऑफ इंडिविजुअल्स नहीं है, बल्कि व्यक्ति जब आपस में मिलते हैं तो एक सामूहिक चेतना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का निर्माण करते हैं। एक व्यक्ति ना जाने दिन भर में कितनी चीज़ें सोचता है, लेकिन उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती है। जब हम बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर किसी एक चीज़ पर बात करते हैं तो सबका अलग अलग मत निकल के आता है। लास्ट में क्या होता है, किसी एक चीज़ पर सहमति बनती है। वही है हमारा सामूहिक चेतना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, जिसकी बात इमाइल डर्कीम करते हैं। सामूहिक प्रतिनिधित्व, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशंस क्या है? अब देखते हैं कि ये कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशंस क्या है। यह वे विचार, भावनाएं, धारणाएं, मूल्य, प्रतीक, विश्वास और रूढ़ियां हैं जो समाज के अधिकांश सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से स्वीकार किए जाते हैं और जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं। अब देखिए, हम जो रीति रिवाज या परंपराएं या कोई त्यौहार मनाते हैं वो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं हमारे समाज में। और वो क्या है? लोगों के विचार, भावनाएं और धारणाएं ही थी कि हमको दिवाली पर दिया जलाना है, मिठाई खानी है, होली पे हम रंग लगाएंगे, ईद पे हम गले मिलेंगे, मिठाइयाँ बनाएंगे। ये क्या है? सामूहिक चेतना है हमारी। कोई एक व्यक्ति किसी भी रूल को बनाएगा वो नहीं चलेगा, लेकिन हाँ, समाज में रह के सभी लोग एक ही जैसी चीज़ पर सहमति प्रकट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? सामूहिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, सामूहिक रूप से स्वीकार किए जाते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं। ठीक, इनकी मुख्य विशेषताओं की बात करें, व्यक्तिगत चेतना से परे। जो सामूहिक प्रतिनिधित्व है वो व्यक्तिगत चेतना नहीं है, वो एक सामूहिक चेतना है। यह विचार किसी एक व्यक्ति के दिमाग की उपज नहीं होते, बल्कि संपूर्ण समाज की अंतःक्रियाओं से पैदा होते हैं। जैसे राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाया है, वो सामूहिक चेतना का प्रतीक है। धार्मिक प्रतीक, अगर हम बात करते हैं कि ओम की बात करते हैं या क्रॉस की बात करते हैं, ये सब क्या है? हमारे धार्मिक प्रतीक हैं। और इन धार्मिक प्रतीकों से जो लोगों की भावनाएं हैं वो एक सामूहिक रूप से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, भाषा, अगर हम हिंदी भाषा या इंग्लिश भाषा, उर्दू भाषा, संस्कृत भाषा की बात करें तो सब लोग उसका एक ही जैसा मतलब निकालेंगे। कोई एक व्यक्ति उसका अलग मतलब नहीं निकाल सकता है। भाषा में जिस शब्द का जो मतलब होगा तो सामूहिक रूप में सब लोग उसका वही मतलब निकालेंगे। ठीक है, नैतिक मूल्य, बाध्यकारी शक्ति। अब यहाँ पर हम देखते हैं सामूहिक प्रतिनिधित्व का
समाज के सदस्यों पर एक नैतिक दबाव और नियंत्रण होता है। व्यक्ति समाज के इन प्रतीकों और नियमों का पालन करने के लिए बाध्य महसूस होता है। अब यहाँ पर देखेंगे बाध्यकारी शक्ति। अगर हम किसी ट्रैफिक रूल की बात करें, अगर रेड लाइट जल रही होगी तो सारे लोग अपनी गाड़ियाँ वहाँ रोक देंगे, क्योंकि वो हमारे लिए क्या है, बाध्यकारी है। अगर रेड लाइट जल रही है और व्यक्ति वहाँ से निकल जा रहा है तो क्या होगा, उसको दंड भुगतना पड़ेगा, उसको जो भी पेनाल्टी पड़ेगी उसको देना पड़ेगा। तो व्यक्ति उसको डर की वजह से भी उसके लिए बाध्यकारी होता है। सोचता है अगर ये ट्रैफिक लाइट, रेड लाइट अगर जल रही है तो इसका मतलब है कि यहाँ रुकना ही है। समझ रहे हैं ना, ये हमारा एक क्या है, सामूहिक चेतना है। वहीं स्थायित्व की बात करें, व्यक्ति आते जाते रहते हैं, जन्म और मृत्यु होती रहती है, लेकिन सामूहिक प्रतिनिधित्व समाज में बने रहते हैं और समाज के साथ और मजबूत होते जाते हैं। देखिए, चाहे व्यक्ति रहे या ना रहे, एक व्यक्ति जन्म लेता है, मर जाता है, लेकिन समाज में जो रूल 100 साल, 150 साल, 200 साल, कई साल पहले भी जो समाज में जो चीज़ें बनाई गई वो आज भी विद्यमान है। जो हमारे त्योहार हैं या हमारी जो चीज़ें हैं, हमारे पूर्वज लोग मनाते आए हैं, हम उसको आज भी मना रहे हैं। तो जो हमारे प्रतिनिधित्व हैं वो स्थायी है। और व्यक्ति क्या कर रहा है, जन्म ले रहा है, मृत्यु हो जा रही है, जन्म ले रहा है, मृत्यु हो जा रही है। हम यहाँ पर सिर्फ एक सिंपल सी ट्रैफिक लाइट की बात करें तो ट्रैफिक लाइट का जो रूल बना हुआ है, ना जाने दिन में कितने लोग एक्सीडेंट हो रहा है, मर जा रहे हैं, लेकिन रूल नहीं बदल रहा है ना। तो क्या है, ये सामूहिक प्रतिनिधित्व बने रहते हैं। सरल शब्दों में अगर इनका निष्कर्ष देखें, दुर्खिम कहते हैं कि समाजशास्त्र वास्तव में सामूहिक प्रतिनिधित्व का ही विज्ञान है, क्योंकि यही वे सामाजिक आधार हैं जो व्यक्तियों को आपस में जोड़ते हैं और समाज में व्यवस्था बनाए रखते हैं। अगर ये सामूहिक प्रतिनिधित्व ना हो तो आज कोई रूल है, कल नहीं रहेगा और परसों फिर हो जाएगा। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, बिगड़ती जाएगी, अव्यवस्था आ जाएगी, समाज में अराजकता फैल जाएगी। समाज में हमेशा इन चीज़ों की वजह से समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो दुर्खिम कहते हैं कि जो सामूहिक प्रतिनिधित्व हैं वो हमेशा बने रहते हैं। ठीक है, और ये चीज़ हम भी महसूस कर रहे हैं, सामूहिक प्रतिनिधित्व बने रहते हैं जिसकी वजह से समाज में व्यवस्था हमेशा बनी रहती है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये तो हमारे समाजशास्त्र की विषय वस्तु की सामान्य रूपरेखा है। इसको मैं अगली क्लास में आपको डिटेल से पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्यारा सा एक कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।